किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार उस देश में उपलब्ध पूंजी है। भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ पूंजी है, जो उत्पादन, रोजगार तथा विकास को गति देता है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम 5th चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भारत में पूंजी निर्माण, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसका हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो भारत में पूंजी निर्माण, पूंजी का अर्थ क्या होता है? पूंजी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारे पास संपत्ति होती है वो होती है पूंजी। जो हमारे पास हमारे जीने का, जो हम जीवन जी रहे हैं, जितने हमारे जो खर्चे हैं, जो हम अपना जीवन चला रहे हैं, उन सब चीजों के लिए पूंजी की जरूरत होती है, अगर सरल भाषा में देखें तो पूंजी, मानव पूंजी का अर्थ क्या है? यहाँ पे मानव पूंजी क्या है? ठीक है, तो मनुष्य के ज्ञान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुभव में किया गया निवेश। ठीक है, देखिए, मनुष्य के ज्ञान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुभव में निवेश किया गया। अब निवेश शब्द भी हमने बहुत बार पढ़ा है, तो निवेश जानते हैं कि भाई किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना, किसी चीज में अपनी पूंजी को लगाना, वो है निवेश। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मनुष्य के ज्ञान, भाई मनुष्य का ज्ञान है, कौशल है, स्वास्थ्य है और अनुभव में किया गया निवेश। जो हम उसकी इन सब चीजों पे, भाई हम पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, हम उसके स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, उसके कौशल पे खर्च कर रहे हैं, उसके ज्ञान, तो ये सब, और अनुभव में जो उसका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उस पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो खर्च कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, वो है मानव पूंजी। अब देखिए, जब आप छोटे होते हैं तो आपको तो नहीं पता कि हमें कहाँ पढ़ना है, किस स्कूल में जाना है, तो ये आपके सब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आपके ऊपर ही पूंजी लगा रहे हैं, मतलब आपको तैयार कर रहे हैं पढ़ा लिखा कर भविष्य में, कि आप अपना जो अपने भविष्य का निर्माण अच्छे से कर सके। तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस तरह से आपके पीछे पैसे खर्च किए जाएं, किस स्कूल में पढ़ाया जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो ये सब आपके पेरेंट्स से डिसाइड करते। उस समय तो आपको ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। तो शिक्षा पर, ज्ञान पर, जिस प्रकार मशीनें, अब यहाँ पे देखिए क्या, जिस प्रकार मशीनें, भवन, उपकरण भौतिक पूंजी कहलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की क्षमता, दक्षता और ज्ञान मानव पूंजी। अब देखिए, मानव पूंजी अलग चीज है, भौतिक पूंजी अलग है। यहाँ पे मानव पूंजी क्या है कि क्षमता, दक्षता और ज्ञान, कि वो उसके अंदर, मानव के अंदर किस चीज में कितनी क्षमता है, वो क्या कर सकता है, वो किस चीज में दक्ष है, किस काम में वो बहुत परफेक्ट है, उसको अच्छे से कर सकता है, उसके पास ज्ञान जो है वो, ये मानव पूंजी कहलाती है। भाई देखिए, हम पढ़ लिख कर तैयार हो गए, हम बड़े हो गए, तो हम जो कहीं जॉब करेंगे, जो हमें पैसा मिलेगा, तो ये हमारा जो मानव पूंजी निर्माण, मतलब मानव अपने द्वारा ही जो पूंजी कमा रहा है, जब वो उसके लायक हो जाए, जब उसके सक्षम हो जाए उस चीज के लिए। ठीक है, इसी प्रकार भौतिक जो है वो है मशीन, भवन, उपकरण भौतिक पूंजी कहलाती है। मशीनों के द्वारा आप काम करते हैं, उसके द्वारा वो भी आपकी पूंजी है, भवन भी आपकी पूंजी है, और जो आपके पास बहुत तरह के उपकरण होते हैं वो भी आपकी पूंजी कहलाती है, ये भौतिक पूंजी कहलाती है। और जो मानव के अंदर हुनर है, जो मानव के ज्ञान से संबंधित है, दक्षता से संबंधित है, उसकी क्षमता क्या है, उसमें कार्य करने की क्षमता क्या है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मानव पूंजी होती है। तो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी यहाँ पे क्लियर है। अब मानव पूंजी की हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखें। अगर यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ क्या होता है, जब किसी व्यक्ति पर शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि में किया गया खर्च उसकी उत्पादकता क्षमता को बढ़ाता है, तो उसे मानव पूंजी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की शिक्षा, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसी चीज के बारे में। अब देखिए, कोई भी चीज आप करते हैं, कहीं भी आप जॉब करेंगे, तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के द्वारा आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको आगे कार्य काम कैसे करना है उसमें। तो ट्रेनिंग के बिना आप क्या रहते हैं, अधूरे रहते हैं। तो ट्रेनिंग के द्वारा आपको सिखाया जाता है कि आप इस काम को किस प्रकार से करें कि वो अच्छे से अच्छा हो। इस प्रकार प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, और उसकी शिक्षा पर जो भी आदि हम खर्च करते हैं, उसकी पढ़ाई के पीछे पैसा लगा रहे हैं, वो सब मानव पूंजी की, मानव मतलब इतनी उसके अंदर क्षमता हो जाएगी, वो पढ़ लिख कर इतना तैयार हो जाएगा कि वो खुद अपना जो अपना जीवन अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकता है, और वो देश के लिए हमारे कुछ कर सकता है। भाई शिक्षा पे हम खर्च करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ाई करेगा और अच्छे से अच्छी चीजें करेगा, बड़े से बड़ा कॉलेज मिलेगा और अच्छी चीजों को सीखेगा, बाहर भी जाएगा, तो वो अपने देश का जो देश के विकास के लिए सहायक होगा। तो इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाए, जिससे हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो ज्यादा शिक्षित हो और अपने देश के आर्थिक विकास में वो सहायक बने। ठीक है, स्वास्थ्य में इसलिए बोला गया है कि भाई जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी सब काम कर पाएंगे, तो स्वास्थ्य पे भी उतना ही खर्च करना जरूरी है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट अपनी इन चीजों पे करते हैं जो हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी काम कैसे करेगा, चाहे कितना ही पढ़ भी लीजिए, लेकिन अगर आपका शरीर काम नहीं करेगा तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, किसी चीज को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज हो, ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर, कि इस काम को बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए, शिक्षित किया जाए अच्छे से, आपके पास शिक्षा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए,
जिससे कि आप अपने जीवन में आगे जाकर अच्छे कार्य कर सके और देश के आर्थिक विकास में सहायक हो सके। यहाँ पे जीडीपी का भी रिलेशन भाई, हमारे देश की जितनी ज्यादा जनता शिक्षित होगी और जितनी ऊंचाई पर जाएगी हमारे देश का ही विकास होगा, है ना। बाहर भी काम करने जाएंगे तो भी हमारे देश में पैसा आएगा, तो खर्च उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। और जो ये हम खर्च करते हैं ये एक तरह से हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिससे कि वो भविष्य में हमारे काम आए आगे चलकर। अब पूंजी निर्माण का महत्व, अब पूंजी निर्माण का महत्व क्यों है यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। आर्थिक विकास में सहायक होता है, नई मशीनें और तकनीकी से उत्पादन बढ़ता है। नई नई मशीनें अगर हम लाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। आप देखे होंगे पहले जमाने में भाई कृषि में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, किसी भी उद्योगों में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल हम नई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर, नई नई कृषि में नए नए संयंत्र अपनाकर, नई नई मशीनों का उपयोग करके हम कृषि को भी बेहतर से बेहतर बनाते हैं। उद्योग वाले विभाग में भी जाए तो उसको भी बेहतर से बेहतर बनाए, तो जो नई मशीनों और तकनीकी से उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। रोजगार सृजन, उद्योग और सेवाओं में नए अवसर पैदा करना। अब देखिए रोजगार सृजन से क्या होता है कि उद्योग है और सेवाएं हैं तो इनको नए नए अवसर पैदा करती हैं, ये इन लोगों को रोजगार भी प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने से हमारी राष्ट्रीय, अब देखिए अगर उत्पादक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा हमारे देश में तो उससे हमारी राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादकता बढ़ने पर हमारे देश का सामान बाहर भी जाएगा, हम निर्यात ज्यादा करेंगे तो हमारे देश में पैसा ज्यादा आएगा, तो इस प्रकार से हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब प्रौद्योगिकी विकास, नई तकनीकी और शोध को प्रोत्साहन मिलता है। प्रौद्योगिकी विकास से क्या होता है कि नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नए नए शोध किए जाते हैं किसी चीज को लेकर, उसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है। गरीबी में कमी, आय बढ़ने से जीवन स्तर सुधरता है। अब इन सब चीजों से क्या होता है कि लोगों की आय बढ़ती है, और आय बढ़ती है तो सभी का जीवन स्तर क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जब हमारे पास पैसे रहेंगे तभी तो हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, तभी हम अच्छे से खा पाएंगे, पहन पाएंगे, जो भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग वस्तुएं होती है उनको हम अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास पूंजी होगी, जब हमारे पास पैसा होगा। तो सारी चीजों को प्रयोग करने से पूंजी निर्माण का महत्व क्या है, पूंजी का निर्माण क्यों करना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई पूंजी निर्माण का महत्व है क्यों। तो आर्थिक विकास में सहायक होता है, रोजगार के लिए भी है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, प्रौद्योगिकी में विकास करता है, नई नई तकनीकें और शोध करके प्रोत्साहन मिलता है, और गरीबी को भी कम करता है। ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, यहाँ पे हमने देखा महत्व क्या है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है पूंजी निर्माण की। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है। स्वतंत्रता के समय भारत में पूंजी निर्माण की दर बहुत लगभग कम थी, 8 और 9%, है ना, 8 या 9% थी। जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश तो उसमें भारत में पूंजी निर्माण जो था वो बहुत कम था, पूंजी निर्माण की जो दर थी वो बहुत कम थी, हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था उस टाइम पे, लगभग 8 या 9%। आजादी के बाद योजना काल में सरकार ने औद्योगिकीकरण और अवसंरचना पर जोर दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद सरकार ने, अभी आपने लास्ट चैप्टर में जब पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, कि सरकार ने नई नई योजनाओं को लाई, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारा देश ज्यादा जो ब्रिटिशों का गुलाम था, उसके बाद हमारे देश में जो था पूरी संपदा उन लोग यहाँ से ले गए अपने देश में, तो हमारा देश लगभग खोखला हो चुका था। फिर हमारे देश का एक नए सिरे से उसको स्टार्टिंग करना था, किस तरह से हमारे देश का जीवन स्तर लोगों का सुधारा जा सके, हर चीज में देश पीछे हो चुका था। तो योजनाएं बनाई गई, योजना काल में सरकार ने औद्योगिकीकरण पर बहुत जोर दिया, अवसंरचना पर भी जोर दिया, और नए नए उद्योगों को बढ़ावा दिया और नए नए उद्योग खोले गए। हाल के वर्षों में पूंजी निर्माण दर बढ़कर लगभग 30% के आसपास पहुंच गई। अभी करंट अगर देखें, कुछ दिन पहले इसकी बात हो रही है कि निर्माण दर, पूंजी का जो निर्माण हुआ उसकी दर बढ़कर कितनी हो गई, लगभग 30% हो गई। ठीक है, और जब हमारा देश आया था तो उसमें क्या था, पूंजी निर्माण 8 और 9%। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण अब भी अपेक्षाकृत कम है। अब देखिए ग्रामीणों में क्या है, गाँव में क्या है, उतनी सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमी है, इसलिए वहां पर पूंजी निर्माण अभी भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। अब मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। अब हमने एक स्थिति देख ली, एक महत्व देख लिया कि मानव पूंजी निर्माण का महत्व क्यों है और स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, अब हमको देखना है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है शिक्षा। देखिए मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत है, पहले शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नौकरी हो गया, प्रवास हो गया और सूचना हो गई। तो जो शिक्षा है उसमें एजुकेशन में व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत ये है, शिक्षा हो गई पहला, जिसमें मानव
व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाता है, उसकी पढ़ाई पे खर्च किया जाता है, उसको कौशल से संबंधित चीजें सिखाई जाती है, जो उसके अंदर कौशल है उसका विकास करना है ना, नई नई चीजों को सिखाना, जिससे वो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे कर सके। स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर खर्च करना, स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। अब स्वास्थ्य पर इसलिए खर्च किया जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति के ही दिमाग जो होता है, उसी का दिमाग जो है स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ दिमाग होगा तो वो अच्छे से कार्य कर सकेगा, है ना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वही अच्छे से कार्य कर सकेगा और हमारे देश का जो है उत्पादन जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकेगा। इसलिए हमें स्वास्थ्य पर पूंजी जो स्रोत है वो नौकरी पर प्रशिक्षण, है ना, कार्य कुशलता में वृद्धि, प्रशिक्षित किया जाए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य कुशलता में वृद्धि। अब उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, उस पर भी खर्च किया जाता है कि ट्रेनिंग देकर ज्यादा से ज्यादा उनकी कार्य करने की क्षमता को और कुशल बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सके। तो नौकरी पर प्रशिक्षण, नौकरी पर खर्च करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, ठीक है। ये तो 3 स्रोत हो गए। फिर है प्रवास, बेहतर अवसर प्रदान करने में आय में वृद्धि होती है। अब अगर हम बेहतर अवसर प्रदान करेंगे लोगों को तो उससे क्या होगा, आय में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जाएगी, उनकी इनकम में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। सूचना, इंफॉर्मेशन, सही रोजगार और निवेश निर्णय लेने में सहायता करती है। अब भाई रोजगार सूचना कैसे पता है कि रोजगार कौन सा सही है, कहाँ पे निवेश किया जाए, कहाँ निवेश करना सही रहेगा, ये निर्णय लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोजगार और निवेश निर्णय लेने में भी सहायता करती है, ठीक है। तो ये इसके स्रोत हो गए। मानव पूंजी का महत्व, उत्पादकता में वृद्धि, नवाचार और अनुसंधान, रोजगार अवसर, आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, जो कि अभी हमने देख लिया कि मानव पूंजी का महत्व क्यों होता है कि कुशल शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन करता है तो उत्पादकता में वृद्धि। अब महत्व, जो कुशल होते हैं और जो प्रशिक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, वो श्रमिक अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, नवाचार करते हैं, नई नई तकनीकें और नई खोज करते हैं नई नई चीजों का। शिक्षा और कौशल से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए शिक्षा और कौशल बहुत अच्छा है, हर चीज में मतलब उसके अंदर इतना कौशल है, कुछ वो हाथ से बना सकता है, कुछ उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है जो छोटे मोटे वो काम कर सकता है, जिससे अपने छोटे मोटे उद्योग धंधे वो चला सकता है। दूसरा, अगर शिक्षित है व्यक्ति तो वो रोजगार कहीं ना कहीं उसे मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती है। आर्थिक विकास, मानव पूंजी राष्ट्रीय आय में बहुत योगदान देती है, ठीक है। आर्थिक विकास को और बेहतर बनाती है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य से जीवन क्या होता है, सुधरता है और गरीबी में कमी आ जाती है। मानव पूंजी का थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल। प्राचीन काल में विचार, अब प्राचीन काल में क्या था, पहले क्या था कि प्राचीन समय मनुष्य को केवल श्रम का स्रोत, सोर्स ऑफ लेबर माना जाता था, पूंजी नहीं। अब प्राचीन काल में मनुष्य को सिर्फ क्या माना जाता, श्रम करने वाला माना जाता था, कि वो सिर्फ श्रम करने का स्रोत ही है, बस पूंजी नहीं है ना, श्रम करने का स्रोत पूंजी नहीं है। आर्थिक चिंतन का ध्यान भौतिक पूंजी, मशीनें, पूंजी, भवन पर। सभी लोग ये मानते थे कि मानव पूंजी नहीं है, बल्कि क्या भौतिक पूंजी को महत्व दिया जाता था, मशीनें है, भूमि है और भवन है। अब उनको ये लगता कि भाई मानव पूंजी की गिनती, मानव को पूंजी में गिनती क्यों करें। उनके लिए तो ये था कि भाई भवन है, मशीनें हैं, ये सब हमारे पूंजी के साधन है, जबकि वास्तव में मानव ही पूंजी का साधन है, क्योंकि मानव ही सब चीजों का निर्माण करता है। भाई हमारे पास बहुत संसाधन है, जब हम प्रशिक्षित ही नहीं है, हमारे पास कुशलता नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, तो हम उस चीज का कैसे उपयोग करेंगे। ये बात सच है कि मानव ने ही सारे संसाधनों का उपयोग करके बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार किया, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, नई नई मशीनों को आविष्कार किया है। लेकिन ये भी है कि मानव ने इसका हमारे पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। भाई कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए थोड़ा लाभ होगा, कहीं तो हानि तो होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले मानव को पूंजी नहीं माना जाता था, श्रम का स्रोत माना जाता था, और मशीनें और भूमि, भवन इन्हीं पर, भौतिक पूंजी पर केंद्रित था। मनुष्य के ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य को आर्थिक उत्पादन का साधन नहीं मान, मतलब मनुष्य का जो ज्ञान है, उसकी शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है, उसके उत्पादन को भी मानव पूंजी की गिनती में नहीं लिया जाता था, उत्पादन का साधन नहीं माना जाता था। आधुनिक काल की शुरुआत जब हुई, ये तो प्राचीन काल की बात हो गई। फिर आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई 18वीं सदी में, 18वीं सदी में अर्थशास्त्र ने महसूस किया कि मनुष्य का ज्ञान और कौशल भी उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाई अगर मनुष्य के अंदर कौशल है, मनुष्य शिक्षित है, मनुष्य के अंदर वो क्षमता है, मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के दम पर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है और हमारे देश के आर्थिक विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान, कौशल और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एडम स्मिथ, जो कि आपको पता है हमारे अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ये पहले ही बताया था, फादर ऑफ नेशन। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन
जो 17 ये भी हमने पहले पढ़ा था साथ। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 1776 में कहा था। ठीक है, ये बुक का नाम आपको याद रखना है, उनकी फेमस बुक थी ये, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में आई थी, 1776 में। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पर किया गया खर्च व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। उनका ये मानना था एडम स्मिथ का कि शिक्षा पर खर्च किया गया, प्रशिक्षण पर खर्च किया गया और कौशल पर जो ये खर्च किए जाते हैं ये व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसकी जो उत्पादक क्षमता उसको बढ़ाते हैं, इसलिए इस पर खर्च करना बहुत आवश्यक है ना। इसको महत्व दिया जाने लगा कि उसकी शिक्षा पर खर्च किया जाए, उसके कौशल पर खर्च किया जाए और उसको प्रशिक्षित किया जाए अच्छे से, किसी भी चीज के लिए जो भी वो कार्य कर रहा है उसके लिए उसको प्रशिक्षण पर खर्च किया गया। तो ये मनुष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे पूंजी निवेश के समान समझा जाना चाहिए। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए, पूंजी निवेश मतलब जैसे आपके माता पिता आपकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, वो एक तरह का निवेश ही कर रहे हैं, है ना। वो आपके ऊपर एक निवेश कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, क्योंकि आप बड़े होकर फिर आप जॉब करेंगे, कहीं अच्छी जगह पे करेंगे, बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वो सब आप देश के आर्थिक विकास में आप सहायक होंगे। तो एक प्रकार से इनका इन्वेस्टमेंट ही है कि आज हम लगा रहे हैं तो आगे चलकर आप उसको अच्छे से अच्छा करके देंगे। अब भारत में मानव पूंजी का विकास कैसे हुआ? स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी निर्माण का आधार मान लिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का निर्माण मान लिया, जो कि हमारे देश में मेन चीज है, शिक्षित और स्वास्थ्य। अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका आर्थिक विकास रुक जाएगा। इस प्रकार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का निर्माण माना गया कि ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानव पूंजी के निर्माण का आधार बना दिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग ने पढ़ी है। 5 वर्षीय योजनाओं में शिक्षा, तकनीकी, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान। जो पंचवर्षीय योजना की हमने बात की थी 2nd 3rd चैप्टर में, तो उसमें इस चीज पर हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा और तकनीकी और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, इस पर सरकार बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब चीजों को सुधार करने पे, इनमें सुधार करने से हमारे देश का आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो इसलिए शिक्षा, तकनीकी, प्रशिक्षण आदि, स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं मानव पूंजी को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति अपनाई गई 2020। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई 29 जुलाई, इसमें डेट हमने नहीं लिखी है पर ये 29 जुलाई को हुआ था ना, 29 जुलाई, सन क्या था 2020। जुलाई 2020। तो जो ये नई शिक्षा नीति अपनाई गई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं अपनाई गई मानव पूंजी को सशक्त बनाने के लिए, कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा सके। नई जो ये शिक्षा नीति आई उसके द्वारा किस प्रकार से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, पूर्ण रूप से उसका विकास हो, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं भी चलाई गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, जिससे कि हमारे देश की जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे, उनको प्रशिक्षित करना, उनके लिए कुछ फ्री सुविधाएं देना, कुछ निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि मानव पूंजी की अवधारणा का विकास धीरे धीरे हुआ। प्राचीन समय में केवल श्रम पर बल था, परंतु आधुनिक काल में माना गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश ही किसी देश की असली संपत्ति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में निवेश करना ही किसी देश की असली संपत्ति है। देखिए, मानव पूंजी की अवधारणा विकास धीरे धीरे आधार हुआ। जैसे कि हमने बताया कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो मानव के श्रम को पूंजी नहीं माना जाता था, शिक्षा और स्वास्थ्य पे इतना नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस चीज को महत्व दिया जाने लगा कि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राचीन समय में केवल श्रम पर बल दिया गया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु आधुनिक काल में यह माना गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पे निवेश करना ही किसी देश की असली संपत्ति है। पहले तो श्रम को ही मानव पूंजी का आधार, श्रम पर ही बल दिया गया कि मतलब श्रम करना ही बस जो है मानव का काम है। लेकिन आधुनिक काल में हमारे यहाँ ये इस चीज पे फोकस किया गया कि शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ और कौशल में जो हम निवेश कर रहे हैं, इन पर जो हम खर्च कर रहे हैं, वही हमारे देश की असली संपत्ति है। क्योंकि अगर मनुष्य का अच्छा निर्माण हो जाएगा तो वो अपने देश का जो विकास अच्छे से अच्छा कर सकेगा।
वो नई नई चीजों को लाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी लाएगा, नए नए क्षेत्र में काम करेगा, है ना। इस प्रकार से हमारे देश का आर्थिक विकास अच्छा ज्यादा से ज्यादा होगा। शिक्षा पे इसलिए उसके जोर देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए और उसके कौशल पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। यही हमारे देश की असली संपत्ति है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग बस शिक्षा के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि शिक्षित होना सबसे पहला काम है। और क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही हमारे देश के निर्माण में सहायक हो सकता है और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकता है। भौतिक पूंजी देख लेते हैं, थोड़ा सा फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अभी हमने मानव पूंजी की बात की, अब हम थोड़ा सा भौतिक पूंजी की बात कर लेते हैं कि भौतिक पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी से तात्पर्य, जैसा कि हमने थोड़ा सा जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने डिस्कस किया कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी क्या है। अब थोड़ा यहाँ पे हम भौतिक पूंजी को अलग से देखते हैं कि भौतिक पूंजी से तात्पर्य भौतिक साधनों पर वस्तुओं से है जो उत्पादन कार्य में उपयोग की जाती हैं और जिनसे लंबे समय तक उत्पादन किया जा सकता है। अब भौतिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे आपको वहाँ पे मानो समझ में आया, यहाँ पे आपको फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है कि भौतिक वस्तुओं जो उत्पादन कार्य में उपयोग की जाती है, जैसे उत्पादन करने के लिए हम मशीनों का, उपकरणों का आदि का प्रयोग करते हैं, वो होती है भौतिक पूंजी। ठीक है, जिस तरह से भौतिक संसाधनों या वस्तुओं जो भी उत्पादन कार्य में उपयोग की जाती है, जो उत्पादन करने में हम इन वस्तुओं का जिनका उपयोग करते हैं, वो भौतिक पूंजी होती है। भौतिक पूंजी की यहाँ पे डेफिनेशन है कि उत्पादन के वही साधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है, उन्हें भौतिक। अब मनुष्य क्या बनाता है? मनुष्य बनाता है, मशीन बनाता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नए नए उपकरण बनाता है। तो ये जो मनुष्य नई नई चीजों का निर्माण कर रहा है, मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही हैं, और बनाई क्यों जा रही है भाई? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, है ना, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। जो मनुष्य ये चीजें बना रहा है, मशीनरी है, उपकरण है, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी जो ला रहा है, वो किस लिए ला रहे हैं? कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाए, और इसी को भौतिक पूंजी कहा जाता है। उत्पादन के वे साधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है कि जो मनुष्य बनाता है, जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है और जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। तो इसे ही भौतिक पूंजी कहा जाता है। भौतिक पूंजी के कुछ उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिए। मशीनें हैं, औजार है, कारखाने, भवन, वाहन, सड़कें, पुल और विद्युत संयंत्र, है ना, जिसको मानव बना देते हैं। भौतिक पूंजी जैसे मशीन है, कुछ औजार है, कुछ कारखाने बनाए गए, भवन बनाए गए, वाहन तैयार किए गए, सड़कें तैयार की गई, पुल बनाए गए, विद्युत संयंत्र बनाए गए बिजली से। तो ये जो सब है, ये भौतिक पूंजी है। ठीक है, ये हमारे देश की भौतिक पूंजी है। अब मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर क्या है। ठीक है, आधार यहाँ पे लिखा हुआ है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। तो देखिए स्वरूप क्या है, पहले हम देखते हैं। मनुष्य का ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब जो मानव पूंजी है वो अभी हमने सारा डिस्कस किया, उसके बाद क्या निकल के आता है कि मनुष्य का जो ज्ञान है, शिक्षा है और स्वास्थ्य, ये मानव पूंजी होती है। लेकिन यहीं पे भौतिक पूंजी कौन सी होती है, उसका क्या स्वरूप होता है? तो मशीनें होती हैं, भवन होते हैं और उपकरण होते हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी में यहाँ पे स्वामित्व क्या है? तो व्यक्ति के पास होता है भाई। मानव पूंजी जो है वो व्यक्ति के अंदर होता है ना, खुद होता है भाई। उसका ज्ञान उसके अंदर होगा, उसकी शिक्षा उसके अंदर होगी, उसका कौशल है उसके अंदर होगा, तो ये व्यक्ति के पास होता है। लेकिन जो मशीनें और भवन, उपकरण, ये सब कहाँ होता है? संस्थान है, सरकार के पास। ये तो भाई सामान है, तो ये अलग से कहीं मिलेगा, संस्थान में रखा होगा, फैक्ट्रियों में रखा होगा, सरकार के पास मिलेगा ये। ठीक है, इसके बाद है वृद्धि का तरीका। वृद्धि किस प्रकार से किया जाए? अब देखते हैं कि वृद्धि का तरीका क्या हो सकता है। तो मानव पूंजी में वृद्धि का तरीका क्या होगा और भौतिक पूंजी में क्या होगा? तो मानव पूंजी में जो वृद्धि का तरीका होगा वो शिक्षा और प्रशिक्षण से होगा, कि भाई मानव को किस प्रकार से ज्यादा शिक्षित करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दें, अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, उसे ट्रेनिंग कैसे दी जाए बेहतर से बेहतर, जिससे उसमें वृद्धि की जा सके मानव पूंजी में। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा उसमें वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार भौतिक पूंजी जो है उसमें निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना और उत्पादन से, किस प्रकार हम उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन से, और निवेश जितना हम करेंगे उससे उसमें वृद्धि की जा सकती है ना। इसी प्रकार हास क्या है? बुढ़ापा और बीमारी। अब यहाँ पे हास की बात आ गई, भाई कैसे लॉस होगा? तो भाई बुढ़ापा आ गई और अगर मनुष्य बीमार हो गया तो उसकी पूंजी का फिर नुकसान होगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं सकता और बीमारी हालत में वो कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ पे हास की स्थिति आ जाएगी, मतलब उसका यहाँ पे गिरावट आ जाएगी उस चीज में। उपयोग या खराबी। अब मशीन में कैसे होगा हास? भाई उपयोग या खराबी, भाई उसका उपयोग अच्छे से न किया गया हो या फिर उसका उपयोग बहुत कर लिया गया हो, और दूसरे वो मशीनें अगर खराब हो गई, उपकरण खराब हो गए, ठीक है, खराब हो गई मशीनें, उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर उसका उपयोग बहुत ज्यादा हो गया और खराब हो गई वो चीजें, तो इस प्रकार से इसमें हास हो जाएगा। और बुढ़ापा और बीमारी अगर आएगी तो मानव पूंजी में हास होगा, और अगर उपयोग हो जाएगा खराबी से भौतिक पूंजी में हास होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं।
तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, अब ये आपको अच्छे समझ गया होगा कि मानव पूंजी है क्या, भौतिक पूंजी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या अंतर है, मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से किया गया, क्यों किया गया, और आज इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। आधुनिक काल में, प्राचीन काल में मानव पूंजी को इतना महत्व नहीं दिया गया था, श्रम को महत्व दिया गया था। भौतिक पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है ना। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। भारत में पूंजी निर्माण देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। यदि बचत और निवेश को सही दिशा दी जाए तो उत्पादन क्षमता में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।